हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का। एमपी सेट का एग्जाम प्रस्तावित है 19 आपके जनवरी के अंदर, 11 जनवरी को आई थिंक। और इसके अंदर हम एमपी सेट का जो फर्स्ट पेपर लेकर के जो पहला पेपर होता है वो कॉमन होता है सभी के लिए। उसमें 10 यूनिट होती है, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ओवरऑल 50 प्रश्न आते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ने के बाद जो 40 नंबर का वेटेज आपका बन जाता है उसके लिए मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने यूनिट 9 जिसमें पर्यावरण परिस्थितिकी है, यूनिट 10 मैंने कंप्लीटली इसका वीडियो बना के डाल दिया है। इसके दोनों के दो दो पार्ट, इसके भी दो पार्ट, इसके भी दो पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले इनको थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे। साथ ही साथ यूनिट 9 के अंदर मैंने एमसीक्यू भी लगवाया था। तो अब बारी थी यूनिट 10 का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यू लगाने की। तो मैं आज लेके आया हूँ यूनिट 10 का एमसीक्यू, और इसमें लगभग हम 60-70 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि विभिन्न स्टेट्स के अंदर जो सेट होता है, मध्य प्रदेश के अंदर जो सेट होता है उसका तो पीवाईक्यू में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि एमपी सेट में कैसा प्रश्न आता है। तो वो तो आपको ढूंढना नहीं है, आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना है। और मैंने पिछले जितने भी सेट हुए, देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सेट हर साल होता है। ऐसा नहीं है भाई, सेट हर साल नहीं होता है। जब भी मध्य प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती आने वाला होता है उसके पहले ही सेट होता है। तो आप ये सोचो कि मेरे को 10 साल के सेट के पेपर मिल जाए तो ये असंभव है। 2017-18 में सेट हुआ है 2 बार, उसके बाद 22 में हुआ, उसके बाद 24 में हुआ, तो लगभग 4 एक साल आपको मिल सकता है। इसके पहले ये ऑनलाइन भी हो चुका है, 17 में ऑनलाइन हुआ था 2 बार, तो उसके भी पेपर मैंने ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करवा दिए, और ऑफलाइन वाले 22-24 का तो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ पहला पेपर। ठीक है सर। हम बात कर रहे हैं यूनिट 10 के एमसीक्यू की आज। इसके पहले मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन 10 का निपटा चुका हूं मैं। तो यूनिट 9 के 2 पार्ट, यूनिट 10 के 2 पार्ट, यूनिट 9 के एमसीक्यू करवा चुका हूं, और आज यूनिट 10 के एमसीक्यू करवा रहा हूं। इसके बाद में आईसीटी पढ़ाऊंगा, आईसीटी का जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा, और इसके एमसीक्यू भी आपको लगवाऊंगा। अभी तो मैं वो एमसीक्यू करवा रहा हूं जो हो सकते हैं कि आपको एक आइडिया दे कि भाई क्या आ सकता है। लेकिन जब हम ये सभी यूनिट्स कंप्लीट करवा देंगे आपको, तो उसके बाद मैं आपको प्रत्येक यूनिट के लगभग 400 400 500 500 क्वेश्चंस करवा दूंगा। और आप यकीन मानिए कि बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। आपको कंटेंट पर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंट होना है खुद के प्रति, और अपना जो सेकंड पेपर है उसको बहुत अच्छा कर लेना है। क्योंकि सेकंड पेपर आपका जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप सेट तो निकाल लोगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है नहीं निकल पाएगा। ठीक है सर। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यूनिट 10 का ये रहा। क्या था यूनिट 10 में? हायर एजुकेशन था। हायर एजुकेशन, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, है ना। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया था। एनईपी के बारे में मैंने बताया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया था। 1986 मुडलियार कमीशन के बारे में मैंने पढ़ाया था। कोठारी आयोग के बारे में पढ़ाया था। तो रिकॉल करो चीजों को। प्रश्न पहला देखो, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक कौन करता है? तृतीयक स्तर मतलब क्या होता है? तृतीयक निकाय मतलब स्कूल एजुकेशन तो होता ही होता है, लेकिन थर्ड पार्टी कौन है जो पूरे के पूरे स्कूल सिस्टम को जो है कॉलेज सिस्टम को मैनेज करती है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद? नहीं सर, ये प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है, ये नहीं हो सकता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो ये तो मेन है ना, यानी कि जिसे हम एचआरडी मिनिस्ट्री कहते हैं। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, और अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब तो ये बदल गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। लेकिन ये तृतीयक निकाय नहीं है। तृतीयक निकाय कौन है? तृतीयक निकाय है यूजीसी, अखिल भारतीय अनुदान आयोग। यूजीसी की स्थापना के बारे में पिछले साल 2024 में सेट के अंदर प्रश्न आया था कि यूजीसी की जो स्थापना है वो कौन से आयोग की अनुशंसा पर हुई थी? तो राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर हुई थी, याद रखिएगा। किसकी अनुशंसा पर? राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से तृतीयक शिक्षा में कौन से अवयव होते हैं? तृतीयक शिक्षा मतलब क्या होती है? तृतीयक शिक्षा मतलब क्या? तृतीयक शिक्षा का मतलब है वो शिक्षा जो हायर एजुकेशन के बाद यानी कि स्कूलिंग के बाद दी जाती है। ठीक है, उसे हम तृतीयक अवयव के रूप में देखते हैं, तृतीयक शिक्षा के रूप में देते हैं। तो हायर एजुकेशन इसमें आता है, साथ ही साथ व्यावसायिक और शिक्षा प्रशिक्षण भी इसमें आता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन के अंदर आपका क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, तो तृतीयक शिक्षा का सीधा सा मतलब यहां से क्या है? उच्च शिक्षा, और उसके बाद यानी कि स्कूलिंग के बाद जो आप चीजें करते हो उससे इसका रिलेशन है। निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? भाई, कलकत्ता विश्वविद्यालय किसके कारण बना? कलकत्ता विश्वविद्यालय किसके कारण बना? कलकत्ता के अंदर जो विश्वविद्यालय आयोग बना था उस आयोग को हम क्या कहते हैं? उसे सेडलर आयोग कहते हैं। सेडलर आयोग जो था उसे कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ये है सेडलर आयोग।
सेडलर आयोग। सेडलर आयोग जो बना था, इसकी वजह से हमने 3 यूनिवर्सिटीज बनाई थी और उन 3 यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में जाना जाता है? उच्च शिक्षा के लिए जो पहली नीति थी वो कौन सी थी? उच्च शिक्षा की जो पहली नीति थी वो कौन सी थी? मैकाले मिंटो, एफ्लिस्टन रिपोर्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पहली बार जो प्रयास किया गया था वो एफ्लिस्टन रिपोर्ट के अंदर किया गया था। कब किया गया था? एफ्लिस्टन रिपोर्ट के अंदर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? यानी कि पहले किसने कहा था? सबसे पहले, ये प्रयास तो बाद में हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हुआ, लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले इसके बारे में 10+2+3 के बारे में किस आयोग ने अनुशंसा की थी? तो 10+2+3 यानी कि 10वीं तक आप शिक्षा ले लो, फिर 2 साल आप 12वीं करो और 3 साल आपका बीए होगा। ठीक है, तो इस बात को सबसे पहले जो रखा गया था वो वुड के डिस्पैच में रखा गया था। बाद में कोठारी आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी, लेकिन अग्रगामी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए इसका अग्रगामी माना जाता है? तो वुड प्रेषण माना जाता है। लेकिन संभवतः आपको ध्यान रखना है कि कोठारी आयोग जो था उसमें 10+2+3 को मुख्य रूप से हायर एजुकेशन के बाद, स्कूलिंग के बाद आपका लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के रूप में जाना जाता है आयोग को। किस आयोग को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, है ना? तो देखो, उच्च शिक्षा के लिए जो बना था, उच्च शिक्षा के लिए, उसको कहते हैं राधा कृष्णन आयोग। कोठारी आयोग ये हमारे एजुकेशन पॉलिसी के लिए बना है। मुदलियार कमीशन ये माध्यमिक शिक्षा के लिए बना है ना? तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा क्या है, तो भैया माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदलियार कमीशन बना था और इसने माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिकता से जोड़ दिया था। ठीक है, तो कोठारी आयोग इसका सही आंसर होगा कि आयोग ने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के बारे में बात की, तो वो हमारा कोठारी आयोग था। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 की शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई? डॉक्टर डीपी शुक्ला साहब, डॉक्टर डीपीएस कोठारी साहब, डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1972 के अंदर हमारे यहाँ पे 10+2+3 आया। 10+2+3 आया और 10+2+3 जो है ये किस साहब की अनुशंसा पर आया था? कोठारी साहब की अनुशंसा पर आया था। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर आया था कि कोठारी आयोग ने यह सिफारिश की और कोठारी आयोग ने 10+2+3 की सिफारिश की। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान और अनुसंधान में 500 करोड़ खर्च करने की बात कही? 500 करोड़ खर्च करने की बात किसने कही थी? एम शर्मा समिति ने, काकोदकर समिति ने, यशपाल समिति ने कहा था कि भैया शिक्षा और इस पर आपको कितना खर्च करना चाहिए? 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहिए। और 500 करोड़ खर्च करने की बात प्रोफेसर यशपाल समिति की अनुशंसा पर की गई थी। प्रोफेसर यशपाल साहब ने इसकी अनुशंसा की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्वायत्तता की अनुशंसा की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्वायत्तता होनी चाहिए साहब। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी की स्वायत्तता, भारतीय प्रौद्योगिकी यानी कि इनोवेशंस जो होते हैं, प्रौद्योगिकी होती है, उसका काम होना चाहिए। तो अनिल काकोडकर साहब, इनका संबंध मध्य प्रदेश के बड़वानी से है। मध्य प्रदेश के बड़वानी से हैं अनिल काकोडकर साहब। मध्य प्रदेश के बड़वानी से हैं अनिल काकोडकर साहब और इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान और स्वायत्तता के अनुशंसा के रूप में काम किया है। ठीक है, आर्टिकल प्रश्न नंबर 24 के अंदर। ठीक है, वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए समिति की स्थापना की गई, जिसका शीर्षक एक प्रभुत्व और मानवीय समाज की ओर था। प्रभुत्व और मानवीय समाज, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष था? प्रभुत्व और मानवीय समाज। ठीक है, तो प्रोफेसर यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल जो समिति थी, उस समिति ने जो है शिक्षा के लिए काम किया था और शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए एक समिति का एग्जाम्पल सेट किया था। तो प्रोफेसर यशपाल समिति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा की, जो उच्च शिक्षक और संस्थानों को अकादमिक गुणवत्ता एवं ज्ञानवर्धन का सुझाव देगा? और ये कौन सी समिति थी साहब? ये थी प्रोफेसर यशपाल समिति। प्रोफेसर यशपाल समिति ने ही क्या किया था? गुणवत्ता और ज्ञानवर्धन के लिए सुझाव देने की बात कही थी। ठीक है, मैं आपको पुनः बता दूं, ये सारा जो सिलेबस है इसको मैंने पूरी तरह से यूनिट 10, यूनिट 9 बहुत ही डिटेल में आपको करवा दिया है और इनके दो पार्ट मैंने डाले हैं। यूनिट 9 का मैंने एमसीक्यू भी करवा दिया है
आज मैं यूनिट 10 का एमसीक्यू करवा रहा हूँ, तो इसमें भी लगभग 60-70 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप हो रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जब ये सारी चीजें सारी यूनिट्स में करवा दूंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मतलब दिसंबर के 10-15 तारीख तक इन सबको कंप्लीटली करवा दूं। उसके बाद मेरा टारगेट है कि प्रत्येक यूनिट का 500 प्रश्न का एक बैंक आपको दे दिया जाए, और 500 प्रश्न का जो बैंक होगा वो एआई बेस्ड, बहुत सारी किताबों की हेल्प उसमें ली जाएगी, और प्रत्येक यूनिट को 500 प्रश्न के साथ आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप 35 से ज्यादा स्कोर इसमें कर पाए। और ये आसान सा काम है, मुझे नहीं लगता 35 स्कोर बड़ा कम स्कोर है। 35 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आप 35 स्कोर करते हो तो बहुत ज्यादा चांस है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका सेट निकल जाएगा, क्योंकि पहले पेपर में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपको आपके सब्जेक्ट में अगर कोई कमी रह जाती थोड़ी बहुत, तो वो वहां से पूरी हो जाती है। ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है 65 से 68% तक स्कोर अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। ठीक है, ये मैं एक मेन वो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इतना ही मुझे लगता है कट ऑफ हर सब्जेक्ट का जाता है। जैसे मैं अपना ज्योग्राफी का बताऊं, तो पिछली बार ज्योग्राफी में मेरे जब सेट हुआ था 2024 वाला, तो मेरे जो नंबर थे वो 200 के अप्रोक्स कुछ थे। ठीक है, और कट ऑफ 188 गई थी यूआर की। ठीक है, तो मेरे ऑलरेडी ज्यादा नंबर थे, और ये स्कोर 68 के आसपास बनता है। तो जहां भी अगर आप 190 से 200 के बीच हो, और कैटेगरी में अगर आप हैं, तो आपका 180 से 90 के बीच भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। लेकिन मेन वही है कि पेपर अपने हाथ में अभी अच्छा कर लो। ठीक है, क्या पता फिर जो है, दिक्कत ये होती है कि हम फिर सेट के रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तब तक बहुत समय हो जाता है, और फिर एपी के अंदर हमें दिक्कत आती है। पहले से पेपर दिया, 11 तारीख को, 11 जनवरी को है ना, पेपर दिया, अच्छा स्कोर आया, शाम से ही शुरू हो जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी करने के लिए। हम आंसर की देखेंगे, फिर स्कोर जोड़ेंगे, होगा कि नहीं होगा, फिर यूट्यूब पे कट ऑफ देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के सेट का कितना कट ऑफ जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं भी खुद एक बहुत बड़े चैनल पे हूँ, और मेरा जो चैनल है उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोग को हम पढ़ाते हैं, और मुझे अनुभव है इन सारी ऑनलाइन चीज़ों का। तो मुझे ये पता है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर आदमी नहीं है जिसको ये पता हो कि कट ऑफ कितना जाएगा। सब बत्तीबाजी होती है, किसी का तुक्का लग जाता है तो वो कहता है देखो मैंने बताया था इतना गया, है ना। तो ये सब फालतू बातें हैं, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अपना पेपर अपने हाथ में अच्छे से करो, और जब आप कर लोगे तो खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपको लगेगा पेपर खराब आया था तो कम स्कोर हुआ, कट ऑफ कम जाएगी। पेपर बहुत गंदा आया था, बहुत अच्छा आया था मतलब, तो मेरे खुद के भी बहुत अच्छे नंबर है, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। किसी का कट ऑफ लिस्ट देखना ही नहीं है कि इतना जाएगा, इसका इतना, उन खुद का नहीं निकला आज तक। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं निकला तो वो कमजोर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ जो एक थंबनेल सा होता है ना, इतना कम जाएगा क्या कट ऑफ, इतना हाई जाएगा क्या कट ऑफ, इस बार तो 100 नंबर पे भी सिलेक्शन होगा। जो एकदम अट्रैक्ट करने वाले थंबनेल बनाते हैं, वो केवल व्यूज के लिए बना रहे हैं। भाई मैं भी व्यूज के लिए बैठा हूँ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे आप लोग देखो और मुझे कोई आर्थिक लाभ हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा वो एक प्रैक्टिकली चीज होगी, है ना, तो उस पर आप मतलब वो मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, है ना, इन चीजों के पीछे भागने में समय अपना ही व्यस्त पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की है कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए, ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। और निम्नलिखित में से कौन सी समिति की इसके अध्यक्ष थे? ठीक है, प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर DS कोठारी साहब, या फिर सैम पेत्रोदा साहब, या प्रोफेसर यशपाल साहब। तो डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, और कोठारी साहब ने कहा था कि विश्वविद्यालय जो होते हैं उसमें 30% सकल नामांकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? 30% तक सकल नामांकन होना चाहिए। कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कितना प्रतिशत खर्च करने की आंकड़ा दिया था? तो 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमारी जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, ऐसा कोठारी साहब ने कहा था। कितना खर्च होना चाहिए? 6%। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है? विश्वविद्यालय हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया था। सार्जेंट कमीशन हमने अभी पढ़ा था, कब बना था सार्जेंट कमीशन? 1945 में, है ना, सार्जेंट कमीशन आया था। और सार्जेंट कमीशन कब बना है? सार्जेंट कमीशन की जो स्थापना होती है वो 1945
1945 में होती है, 1945 के अंदर होती है सार्जेंट कमीशन की स्थापना। निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश, और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। किसने भैया जो है यूजीसी की स्थापना की वो की थी कि भाई यूजीसी की स्थापना जो है आपकी होनी चाहिए, यूजीसी की स्थापना आपकी होनी चाहिए। ये किसने कहा था? राधा कृष्णन आयोग ने कहा था। राधा कृष्णन आयोग जो था वो 1948 में जब हम आजाद हुए तब बना, और उसने यूजीसी की सिफारिश कर दी। यूजीसी के बारे में इसने कहा कि भाई यूजीसी एक होना चाहिए, और यूजीसी क्या काम करेगा, जो है यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने का काम करेगा, अनुदान देने का काम करेगा, और इसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो हमारे भोपाल में भी एक है ना। क्षेत्रीय कार्यालय का है भाई, एक भोपाल में भी क्षेत्रीय कार्यालय हमारा स्थापित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की? स्थापना कब हुई, अधिनियम नहीं पूछा कब आया, स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई थी 1956 में। 2024 में यह प्रश्न आ चुका है, 2024 में, ठीक है। 1956 के अंदर इसकी स्थापना की गई। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम जहां से भी इस क्वेश्चन को लेते हैं ना, तो वहां पे इसका आंसर जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरर की वजह से क्वेश्चन के जो पॉइंट होते हैं वो गलत, मतलब आपको लगता है कि सर ये जो है इसका सी नहीं इसका बी होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल लगता है उसको एक बार अपने स्तर पर चेक कर ले। अन्यथा आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर इस नंबर का क्वेश्चन था और यहाँ पे सर आपसे मिस्टेक हुई है, आपने गलती की है, क्योंकि एरर है, एरर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम बाद में अपने उसमें पिन कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं, आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, उसके बाद नहीं होता है आप कमेंट छोड़ दीजिए, हम खुद उसको चेक करेंगे, उसके बाद कमेंट में पिन करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन से हम खुद कहीं से उठाते हैं क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट करते हैं, आपको देते हैं, है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के उससे पेपरों से निकाल के, तो इसलिए संभवतः कुछ जगह पर आपको अगर ऐसा लगता है, वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं पूरी चीजें चेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भी द्वारा बताने पर कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप बकायदा मुझे बताएंगे, तो मैं उसको पिन कर दूंगा। निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा और समन्वय शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का अनुरक्षण करती है? तो ये धारा 12 है। धारा 12 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अधिनियम है, और उसमें जो धारा 12 दे रखी है उस धारा 12 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समन्वय शिक्षण और परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का अनुरक्षण के बारे में क्या चीजें सही है। तो धारा 12 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अधिनियम, और उसके अंदर ये धारा 12 आती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? देखो आप गूगल करोगे ना तो आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलेंगे कर्नाटक में सबसे ज्यादा, पर यहाँ सॉरी यूनिवर्सिटीज कहाँ पे मिलेगी? कर्नाटक में। लेकिन बात जब केंद्रीय विश्वविद्यालय की हो तो दिल्ली के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी जैसे डीयू जेएनयू बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, सारे नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में केंद्रीय यूनिवर्सिटीज बहुत सारे हैं। लेकिन राज्य में यूनिवर्सिटीज की बात करें तो राज्य में जो यूनिवर्सिटीज है वो कर्नाटक में वर्तमान में ज्यादा है। जब आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यूजीसी ये बताएगा कि कर्नाटक टॉप स्टेट्स में आता है जहां सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है, और अभी हमारे यहाँ 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटी में ओवरऑल यूनिवर्सिटीज आप देखोगे शासकीय या प्राइवेट, तो नई दिल्ली में केंद्रीय यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है और स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? मतलब अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? यानी कि यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए सशक्त कौन नहीं है साहब? यूनिवर्सिटी को सशक्त बनाने के लिए कौन नहीं है? राज्य सरकार। राज्य सरकार नहीं कर सकती, केंद्र सरकार कर सकती है, यूजीसी भी कर सकती है, ठीक है, यूजीसी भी कर सकती है, तो राज्य सरकार नहीं कर सकती। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, कौन नहीं है ऐसा पूछा है। तो स्टेट के पास जो पावर है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि देखो एक बात मेरी समझो कि यूजीसी क्या करता है, यूनिवर्सिटीज को अनुदान देता है, नई यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, और ये इसी के परमिशन से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी
जो है यूनिवर्सिटीज बना सकती हैं, लेकिन स्टेट के पास सीधी ये पावर नहीं है। स्टेट यूजीसी की परमिशन लेगा, उसी के बाद कोई यूनिवर्सिटी बनाता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि स्टेट्स के पास भी बराबर पावर है, ठीक ठाक पावर है। लेकिन हाँ, अभी के लिए आप स्टेट्स माने, क्योंकि इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर है वो राज्य सरकार ही है। ठीक है, या फिर एक अपने पास और ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, कि भाई ये तीनों तो यूनिवर्सिटीज बना सकती हैं, क्योंकि ये कह रहा है विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त कौन नहीं है, मतलब इनमें से कौन ऐसा है जो यूनिवर्सिटीज को नहीं अस्तित्व में ला सकता। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ना। और 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन या तो डी हो सकता है या फिर ए हो सकता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि जब हम सारी यूनिट्स को कर लेंगे तो हम कम से कम 500 प्रश्न प्रत्येक यूनिट के आपके करवा देंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको सारी यूनिवर्सिटी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित हुए थे? यानी कि 2009 में जब केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था ना, तो 16 यूनिवर्सिटीज को बनाया गया था पहली बार। कितनी यूनिवर्सिटीज को बनाया गया था? 16 यूनिवर्सिटीज को बनाया गया था। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय को किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? बताओ, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? बताइए सर, सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय? सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी किस में होती है? स्टेट में। अरे भाई, आपके राज्य में कितनी यूनिवर्सिटी है? आप एमपी में ही देख लो, देवी अहिल्या विक्रम विश्वविद्यालय है, उधर रानी दुर्गावती है, माखनलाल चतुर्वेदी है, कितनी है? तो स्टेट में ज्यादा यूनिवर्सिटी होती है, राज्य की यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती है वो आपकी ज्यादातर होती है। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय को किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों में सबसे अधिक नामांकन होता है? सबसे ज्यादा लोग कहां पर पढ़ते हैं? स्टेट यूनिवर्सिटीज में, केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। डीम्ड मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती, मैंने पूरा बताया है आपको, यूनिट 3 थ्योरी भी पढ़ा है भैया, ध्यान रखिए, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ लिया। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए एमपी सेट 2025, उसमें आपको ओवरऑल सारी क्लासेस चैप्टर वाइज भी मिल जाएगी, और उसमें एमसीक्यू सीरीज भी हमने करवा रखी है। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों में किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक बच्चे एडमिशन लेते हैं? तो राज्य विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो वित्त पोषण करता है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यूजीसी नहीं करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय या जो शिक्षा मंत्रालय है वो करता है। शिक्षा मंत्रालय इग्नू का क्या करता है? आपका इग्नू का जो है वित्त पोषण करता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे जितनी भी समिति मैंने पढ़ाई ना, यशपाल समिति, कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग, है ना, ये सब मैं आपको एमसीक्यू में डिटेल में करवा दूंगा। मतलब एमसीक्यू जब हम करेंगे और ज्यादा, है ना, ये तो एक बेसिक चीजें हैं। तो पेपर जब तक आपका होगा ना तो आपको रट जाएगा कि यशपाल समिति ने क्या किया था, कब आई थी, मुदलियार कमीशन कब आया था, है ना, सेम पित्रोदा समिति क्या थी, ये रटा जाएगा आपको। यकीन मानिए, पेपर के पहले बस आपको बने रहना है। हर चीज धीरे धीरे होती है। आप आज के आज पूरा सब कुछ करने का कोशिश करोगे तो इम्पॉसिबल है। आप सोचो कि मैं 4 दिन में सब यूनिट करवा दूं, तो ऐसा इम्पॉसिबल, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, आप लोगों के लिए भी पढ़ना इम्पॉसिबल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय या अन्ना मलाई विश्वविद्यालय? तो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय जिसका स्वयं का अपना चैनल है और उसके माध्यम से इंटरेक्टिव शिक्षा वो प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू कहते हैं इसको, और ये स्वयं अपने चैनल्स के माध्यम से ये काम करता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय? अभी मैंने कहा था आपसे, सबसे अधिक विश्वविद्यालय कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कहां पर है? सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कर्नाटक में आपको मिलेगी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आपके सिलेबस में लाइन लिखी है ना, जब सिलेबस को देखोगे, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थान होते हैं जो किसी भी राज्य क्षेत्र या छात्रों के विशिष्ट कौशल को प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से यह प्रतिष्ठित संस्थान कौन प्रदान करता है, यानी कि इन्हें कौन प्रतिष्ठित सम्मान देता है? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को संसद अधिनियम बना के बताती है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है और उसे घोषित करती है कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, है ना, इनका सम्मान करना चाहिए, और इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी। अधिगम राष्ट्रमंडल, ये पढ़ाया है मैंने, COL, अधिगम राष्ट्रमंडल केवल एक ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से ये कहां पर है? ये थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया है
कि अधिगम राष्ट्रमंडल में राष्ट्रमंडल संस्थाएं होती हैं जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं, और ये बैंकपुर में है, बैंकपुर कनाडा के अंदर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इसे नेक कहते हैं, नेक, है ना, नेक जो है ये क्या करता है, इसका हिंदी जो वो है वो क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना किसने की है, यूजीसी ने की है ना। और नेक क्या करता है, ग्रेडिंग देता है, किसी यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा ग्रेडिंग क्या मिल सकती है, ए प्लस प्लस मिल सकती है, इसके ऊपर ग्रेड नहीं होता है, ए प्लस प्लस, ए प्लस, ए, बी, है ना, बी प्लस, ऐसे ग्रेडिंग होती है, और ये नेक देता है। नेक यूजीसी के अधीन है, यूजीसी ने इसकी स्थापना करवाई है और ये ग्रेडिंग देने का काम करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ये आ चुका है भैया पेपर में, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, बेंगलोर में, ये शायद 2022 में आया था, है ना। कहाँ पर है मुख्यालय, 100% यहाँ से प्रश्न आने वाला है, NAAC कहते हैं इसको, नेक, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। स्थापित किसने करवाया है, स्थापित यूजीसी खुद ने करवाया है। क्या करता है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी से उनको रैंक देता है। निम्नलिखित में से NUE पे मुख्य रूप से किससे संबंधित है, NUE पे किससे संबंधित है, शैक्षिक पर्यवेक्षण है, ये शैक्षिक एकता है, शैक्षिक योजना है, शैक्षिक मूल्यांकन है, तो ये एक शैक्षिक योजना है, ठीक है। ये क्या है, NUE पे एक शैक्षिक योजना है और ये एजुकेशन है। निम्नलिखित में से यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक क्या था, यशपाल समिति आई थी भाई, और यशपाल समिति की जो मुख्य समिति थी उसका जो शीर्षक था वो क्या था, बिना बोझ के शिक्षा, प्रसारण के माध्यम के लिए शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की यानी कि बिना बोझ के आपको बच्चों को एजुकेशन देना है। आप भी ध्यान रखें, आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो बिना बोझ के शिक्षा देना है, बर्डन नहीं करना है बच्चों के ऊपर, कम कम पढ़ाना है, एक ही दिन में सारा नहीं पढ़ाना है। तो मैं भी उसी पे चल रहा हूँ, ठीक है। पहले हम 2 पार्ट में वीडियो देखते हैं, फिर हम MCQ लगाते हैं और ये देखते हैं कि चीजें किस प्रकार से आपकी हेल्प हो रही है इसमें, ठीक है। तो बिना बोझ की शिक्षा, बोझ नहीं देना, मैं चाहूँ तो 10 यूनिट आज करवा दूं, 10 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करूँ, एक एक घंटे के सारे, है ना, तो बोझ मैं भी नहीं देना चाहता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी या संस्था है जो प्रत्यायन बोर्ड, एग्रीगेशन बोर्ड की स्थापना करता है, ठीक है। कौन ऐसा है जो प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना करता है, मतलब ये वही कह रहा है कि नेक वगैरह जो होता है ना उसकी स्थापना करने वाला कौन है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है भाई, कौन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2013 में दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 2013 में दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इनमें से कहां पर है, तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ हैदराबाद में है। कहां पर है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, हैदराबाद के अंदर। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहां पर है, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम सन 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा इनमें से किस लैंग्वेज को सबसे पहले दिया गया था, तो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया था मेरे भाई वो मलयालम को दिया गया था। मलयालम एक लैंग्वेज है और मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि विश्व बैंक इनमें से कौन सी परियोजना का वित्त पोषण करती है, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का, तकनीकी शिक्षा परियोजना का, या उपयुक्त दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और तकनीकी शिक्षा परियोजना, ठीक है सर। ये आपके क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे दोस्तों। तो ये थी आपकी शानदार क्लास और इस क्लास का आपने आनंद लिया। इसमें MCQ सीरीज है और MCQ सीरीज के अंदर मैंने कुछ लगभग 60 क्वेश्चंस आपको भाई इस बताने के लिए बताए हैं कि भाई किस प्रकार से जो है आप के यूनिट 10 से क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे, यूनिट 10 से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये एक आइडिया देने का प्रयास मैंने किया है। लेकिन यूनिट 10 के मोस्ट 500 MCQ जो है हम तब करेंगे जब हम सभी यूनिट्स को मैथ्स रीजनिंग की छोड़ने के बाद कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास 7-8 यूनिट्स ऐसी है जिन पर हमें काम करना है और उनको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक नोट्स फॉर्म में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझाना है पहले, फिर MCQ करवाना है। तो पेपर आपका जनवरी में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस पेपर में और आप सबको भी बहुत अच्छा इसमें लगने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। MCQ सीरीज
के बाद अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, अगला जो यूनिट शुरू करेंगे, उसका कमेंट आप नीचे दीजिएगा। अभी तक जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है वो आईसीटी के लिए आया है कि सर आईसीटी करवा दीजिए। अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लगता है, मतलब मैं करवाऊंगा तो सारे, पर अभी कौन सा करवाऊँ मैं ये पूछ रहा हूँ। सारे ही करवाऊंगा मैं। टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह तो बड़ा आसान है, यूनिट 1 के भी बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे पास, तो रिसर्च वगैरह कोई दिक्कत नहीं, वहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी, बस आपको पढ़ना है जैसा बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, कल मिलते हैं।